अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इराक़ में एक मरतबा फिर एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर कर मुजाहरा कर रहे हैं और श्रीलंका के सदारती महल का या वहाँ के पार्लियामेंट हाउस का जो मंजर पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था, वैसा ही मंजर इराक़ में पिछले 2 दिन कबल यानी 2 दिन कबल इराक़ के पार्लियामेंट में आवाम घुस गई थी। फिर माहौल पुरअमन हो गया था। आज यानी जिस वक्त में प्रोग्राम बना रहे हैं, दोबारा यानी 3 दिन बाद दोबारा आवाम इराक़ के पार्लियामेंट में घुस गई है और पूरे पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। हालात ख़राब है और ये उस इलाके में पूरा प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है जिससे इराक़ का ग्रीन जोन कहा जाता है, सेफ जोन कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसीज़ है, दफातर है, वजारात की दफातर है और बहुत ही अहम और हसास इलाका है। उस इलाके में मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, पार्लियामेंट को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। सवाल यह है कि इराक़ में एहतजाज क्यों हो रहा है, कौन लोग इस एहतजाज के पीछे हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है। दरअसल पॉलिटिकल लड़ाई का मसला है। इराक़ में सच मानिए तो सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से अलग करने के बाद ही इराक़ में अभी तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका है। अमेरिका ने लगातार उसे अपनी कठपुतली बना रखा है और अब वहाँ लड़ाई हो रही है अमेरिका नवाज, ईरान नवाज और ऐसे कई सारे ग्रुप में। एक ग्रुप इराक़ में वो है जो ख़ुद को ईरान से करीब समझता है, ग्रुप वो है जो अमरीकी इशारों पर इराक़ी सियासत करना चाहता है। नूर अल-मालिकी जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म थे, वो ख़ुद एक तरह से अमरीका के बहुत करीब थे या कह लीजिए अमरीका के ही नामज़द करदा वज़ीर आज़म थे। इसके अलावा इराक़ में ग्रुप वो है जो चाहता है कि न ईरान से हमारा ताल्लुक़ रहे, न अमेरिका हमारे मामले में मुदाखलत करे, बल्कि हम आज़ादी के साथ सियासी फ़राइज़ को अंजाम दें और इराक़ की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी लौट जाए। इसी बीच लड़ाई हो रही है और पिछले साल अक्टूबर 2021 में ही इराक़ में इंतखाब हुआ था, पार्लियामानी उमूर का इंतखाब हुआ था इराक़ में, लेकिन अब तक कौन वज़ीर आज़म बनेगा इसका फ़ैसला नहीं हो पाया है और उसी को लेकर के एहतजाज का सिलसिला जारी है। पिछले यानी अक्टूबर 2021 में इंतखाब हुआ था और इस वक्त अगस्त 2022 है, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक वहाँ तय नहीं हो पाया है वज़ीर आज़म कौन होगा और इसी सिलसिले में एहतजाज हो रहा है। इस बीच ईरान नवाज जमातों ने मोहम्मद अस्सुडानी को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया, उनको ऐलान कर दिया। इसकी शदीद मुखालफत की वहाँ के मारूफ आलिम दीन मुक़्तदा अस-सदर ने, उनके ग्रुप ने, उनके हामियों ने और कहा ईरान नवाज जमातों के बनाए गए वज़ीर आज़म को हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। और इन दोनों जो एहतजाज हो रहा है, मुक़्तदा अस-सदर जो इराक़ के मारूफ आलिम दीन है, उनके हज़ारों और लाखों हामी है, वही लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मुजाहिरीन है उनके हाथों में जो तख्तियाँ दिख रही है, जो पोस्टर और प्ले कार्ड दिख रहे हैं, उसमें भी मुक़्तदा अस-सदर की तस्वीरें हैं, उनकी फ़ोटो है और नारा लगाया जा रहा है हम ईरान नवाज जमातों के ख़िलाफ़ हैं, मुक़्तदा अस-सदर का हामी है, मुक़्तदा अस-सदर जिंदाबाद, इस तरह के नारे भी वो लोग लगा रहे हैं। और एक तरह से कहा जा रहा है कि मोहम्मद अस्सुडानी जिनको वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है इत्तेहादी जमातों का, वो ईरान नवाज है और उनका निज़ाम यहाँ चलने नहीं देंगे। एक और दूसरा ग्रुप जो हावी होना चाहता है लेकिन मुक़्तदा अस-सदर उसके भी मुखालिफ हैं और वो कहते हैं कि ये अमरीकी पिट्ठू और अमरीकियों की मुदाखलत यहाँ नहीं होनी चाहिए। मुक़्तदा अस-सदर वहाँ के मारूफ आलिम दीन है और पिछले साल इन अक्टूबर के चुनाव में उन्हें वाज़ेह तादाद में अक्सरियत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद अदम सियासी इस्तेहकाम की वजह से वो सरकार नहीं बना पाए थे। उसके बाद उन्होंने सदर के लिए कोशिश की लेकिन उसके लिए बात नहीं बन पाई थी और इसी वजह से इराक़ में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बहुत ज़्यादा सियासी कमज़ोरी पाई जा रही है। और इस वक्त एक ऐसा एहतजाज यानी श्रीलंका जैसा मंजर वहाँ देखने को मिल गया कि जिस तरीके से श्रीलंका में अवाम ने पूरे सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। कोई उसके टॉयलेट में जा रहा है, कोई स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहा है, कोई वहाँ की चेयर पर बैठ रहा है, कोई सोफ़ा को देख रहा है कि किस तरह का इसका मंजर है। या कुछ ऐसा ही मंजर अफ़गानिस्तान का भी पिछले साल अगस्त में आप लोगों ने देखा था कि जब अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था तो तालिबान अफ़गानिस्तान के अवाम सदारती महल में दाखिल हो गए थे, हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को देख रहा था। कुछ ऐसा ही मामला इराक़ी पार्लियामेंट का था कि अवाम पार्लियामेंट में घुस गई, किसी ने कुर्सी पर कब्ज़ा किया, किसी ने माइक पर कब्ज़ा किया, किसी ने डाइस को संभाला और सब अपने अपने अंदाज से उसका यूज़ कर रहे थे, लुत्फ़ ले रहे थे, मज़े ले रहे थे और अवाम नारे लगा रही थी इराक़ की पार्लियामेंट में। तो दोबारा एहतजाज शुरू हो गया है और वही बात है जो मैंने शुरू में ही कहा कि सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से अलग करने के बाद ही इराक़ की तबाही बर्बादी शुरू हो चुकी है और अब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं हुआ है। कुछ सालों तक तो लगातार अमेरिका ही की वहाँ हुकूमत थी, अमेरिकी फ़ौज थी
اور اب بھی بہت کمزور ہے۔ دوسری طرف داعش ہے جو بیرونی طاقتوں کے کریٹڈ تنظیم ہے۔ داعش نے پہلے عراق کو کھوکھلا کر رکھا ہے اور اب مزید عراق کو کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، جو خبر آ رہی ہے کہ عراق کی اپنی کوئی سیاسی پالیسی نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایران سے بہت قریب ہے اور ایران کی انہیں ایک طرح سے مدد ملتی ہے اور ایران چاہتا ہے کہ عراق میں ہمارا سیاسی اثر و رسوخ رہے۔ دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارا سیاسی اثر و رسوخ رہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی کے تابع نہیں ہیں۔ اب کون کس کے ساتھ ہے کون نہیں ہے یہ سچ وہی کے لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اگلا وزیراعظم وہاں کا کون ہو سکتا ہے۔ نور المالکی نے ہی محمد السودانی کو وزیراعظم نامزد کیا تھا، لیکن عوام لگاتار انہیں ریجیکٹ کر رہی ہے اور انہیں ایران نواز جماعتوں کا حامی کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے صاف طور پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا اور کہا ہے کہ عراق کے سیاسی معاملے میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہم پر یہ سراسر الزام ہے۔ عراق ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عراق جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا نائبر ملک ہے، وہ مکمل طور پر خود مختار رہے، آزاد رہے، تاکہ اس کے اندر تقویت اور قوت پیدا ہو۔ بہرحال بغداد کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرین پارلیمنٹ میں ہیں اور احتجاج یہی ہو رہا ہے کہ مقتدی الصدر کو ہی حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ اتحادی جماعتوں نے محمد السودانی کو وزیراعظم نامزد کر دیا ہے، جس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں جب احتجاج ہوا تو فوج نے آنسو گیس کے گولے داغے تھے، واٹر کینن کا استعمال کیا تھا، منتشر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود عوام پر اثر نہیں پڑا اور آج تیسرے دن دوبارہ عوام نے پورے پارلیمنٹ کو اپنے گھیرے میں، اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس تعلق سے مزید اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجیے۔ ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے سبھی اکاؤنٹ پر ملت ٹائمز کو فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔